चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शैल वी स्टार्ट? कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो, आज के आखिरी कुछ 2 लेक्चर्स एंड कल एक रिलीफ, राइट? संडे है कल। कल आप छुट्टी एंजॉय करोगे मुझे पता है, बट आज मन लगा के क्लासेस करने हैं, राइट? चलो, कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग? अकाउंटिंग ऑफ वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज, करेक्ट है क्या दोस्तों? उसमें वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज में कौन से सिक्योरिटीज आते हैं? मोस्टली शेयर्स, बराबर है ना? तो शेयर्स के केस में परचेस सेल के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई एक्स डिविडेंड, कम डिविडेंड, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे इनकम का एश्योरेंस नहीं होता है, यानी डिविडेंड देंगे ही कंपनी वाले, ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। कंपनी को डिविडेंड पे करना है या नहीं करना है, ये पूरा कंपनी का डिसीजन है, और कितने % का डिविडेंड पे करना है ये भी पूरा कंपनी के डिसीजन के ऊपर ही आधारित है। इज इट राइट? दैट्स वाई कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि ये डिविडेंड मुझे मिलना चाहिए था, ये तुम्हें मिल रहा है एंड ऑल। जैसे डिवेंचर्स में हो रहा था, डिवेंचर्स में देयर वाज अ सर्टेन परसेंटेज एंड आफ्टर सम सर्टेन पीरियड डिविडेंड पेमेंट कंपलसरी करता है कंपनी। इवन इफ कंपनी लॉस में है तो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लॉसेस के केस में कंपनी डिविडेंड बांटेगी ही नहीं। आर यू गेटिंग इट और नॉट? एंड प्रॉफिट के केस में भी बांटना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इट इज अ सोल कंपनीज डिसीजन। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे जब शेयर्स खरीदते हैं तब उसके ऊपर कुछ डिविडेंड एक्रूड है क्या उसके बारे में नहीं सोचते हैं। समझ में आ रहा है? Whenever we purchase shares, शेयर्स का ही पैसा देना है हमें, दैट्स इट। तो ऐसा हो सकता है फ्यूचर में जाके कि आपको किसी पिछले पीरियड का डिविडेंड भी मिल सकता है, लेकिन वो सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है? रिकॉर्ड डेट के ऊपर डिपेंडेंट है। इज इट राइट? तो परचेस सेल के ट्रांजैक्शन में कोई बदलाव नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, परचेस के केस में इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड सेल के केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। सेल के केस में बस प्रॉफिट लॉस हमें निकालना पड़ेगा ऑन सेल, जो हमें ट्रांसफर कहां पे करना है? P&L अकाउंट को। प्रॉफिट लॉस हम कैसे ढूंढते हैं? बाय कंपेयरिंग सेल वैल्यू विथ कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट से बेहतर शब्द कौन सा है? कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मोस्टली अगर आपके इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू, मैं क्या बोल रहा हूं सोचिए, मोस्टली अगर आपके इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू यानी शेयर्स की फेयर वैल्यू कॉस्ट के ऊपर है तो हमारे इन्वेस्टमेंट हमेशा कॉस्ट पे ही कैरी होंगे अकाउंट्स में। बट कभी कभार आपके शेयर की वैल्यू कॉस्ट के नीचे भी आ सकती है ना, तो उस केस में आप लोग वो लॉस सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में रिकॉर्ड करते हो एज पर AS 13, एंड उस केस में आपकी कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू हो जाती है। आर यू गेटिंग इट? तो हमें हमेशा कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपेयर करना है किसके साथ? सेल वैल्यू के साथ, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। क्या सभी बच्चों को यह बात समझ में आई? फाइन। परचेस सेल खत्म। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा हमें शेयर्स के बारे में कौन सी चीज को अकाउंट फॉर करना है? तो सर शेयर्स पे जो रिटर्न्स आते हैं उनका अकाउंटिंग हमें सीखना है। तो डिविडेंड का अकाउंटिंग हम डिस्कस कर रहे थे कल के लेक्चर में, बराबर है? उसके लिए हमें समझना पड़ा कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से डिविडेंड कौन से प्रकार के दिए जाते हैं। तो कंपनी 2 प्रकार के डिविडेंड देता है। कौन से? फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड, बराबर है? कंपनी कौन से डिविडेंड को फाइनल डिविडेंड बोलती है? डिविडेंड ऑफ 1 फाइनेंशियल ईयर पेड इन अनदर फाइनेंशियल ईयर। ऑब्वियसली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे कर दिया जाएगा। यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में पे कर दिया जाता है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में जो डिविडेंड पे किया उसको कौन सा डिविडेंड बोला जाता है? फाइनल डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। आर यू ऑल गेटिंग इट? सिमिलरली करंट ईयर, सॉरी, ऑन द अदर हैंड करंट ईयर का प्रॉफिट करंट ईयर में डिविडेंड करके डिस्ट्रीब्यूट किया तो हम उसको कौन सा डिविडेंड बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। ओके, तो कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से कंपनी एक तो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है करंट फाइनेंशियल ईयर में, एक तो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है। फाइनल डिविडेंड मतलब
profits earned by the company in the previous years and declared and paid in the current year, whereas profit earned by the company in the current year declared and paid in the current year is called as a interim dividend. Is it right? डिविडेंड का कंसेप्ट भी हमने समझ लिया. डिविडेंड मतलब होता क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल बनाया, कंपनी कैसे प्रॉफिट कमाती है, फिर प्रॉफिट कहां पे दिखता है रिजर्व एंड सरप्लस में, वो देखा हमने. एंड देखा जाए तो शेयर होल्डर्स के प्रति कंपनी की क्या लाइबिलिटी है, एक तो कैपिटल के पैसे देने हैं एंड रिजर्व एंड सरप्लस के पैसे शेयर होल्डर्स को देने हैं, दैट्स इट. तो ये दो लाइबिलिटीज शेयर होल्डर्स के टूवर्ड्स है. बट कैपिटल का पैसा कंपनी वापस नहीं कर सकती है, ऑन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ओनली वो वापस करना अलाउड है, कंपनीज एक्ट में परमिजिबल नहीं है. तो कैपिटल शेयर होल्डर्स कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते. तो ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स क्या विड्रॉ कर पाएंगे, कंपनी ने कमाए हुए प्रॉफिट्स, उनके उसके ऊपर पूरा का पूरा अधिकार है शेयर होल्डर्स का, वो जब चाहे शेयर होल्डर्स विड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन ये भी परमिशन शेयर होल्डर्स को नहीं दिया है. डिविडेंड डिक्लेयर करने का काम किसका है, डायरेक्टर्स का. शेयर होल्डर्स का बस अप्रूवल लेना है, बट पहले डायरेक्टर्स को डिक्लेयर करना है. बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टर्स के ऊपर किसका इंफ्लुएंस होने वाला है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स का होने वाला है. छोटे मोटे शेयर होल्डर्स की बात डायरेक्टर लोग नहीं सुनेंगे. अगर मान लो मैं अभी यस बैंक में जाके बोलता हूं कि डिविडेंड डिक्लेयर करो ना, कितने दिनों से आपको अपॉइंट करके रखा है एज अ डायरेक्टर, इनफैक्ट मेरे को डायरेक्टर के केबिन में अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी पता नहीं. इज इट राइट और नॉट? हाँ, तो अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर होता तो मैं यस बैंक के मान लो 51% से ज्यादा शेयर होल्डर्स होते तो मुझे डायरेक्टर्स को मैं डायरेक्टर्स को बुलाता, आ जाओ मेरे केबिन में करके, और फिर बताता उनको क्यों इतने सालों से प्रॉफिट कमा रहे, 1 रुपए का डिविडेंड नहीं दिया. तो माइट भी इन्फ्लुएंस हो सकता है. बट एनीवे, कंपनी लॉ के अनुसार डिविडेंड डिक्लेयर करना है या नहीं करना है, ये पूरा का पूरा डिसीजन किसका है, डायरेक्टर्स का है. डायरेक्टर्स विल टेक इट. इसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. डायरेक्टर्स विल डिक्लेयर मतलब वो अनाउंस कर देते हैं कि हाँ हम डिविडेंड देने वाले हैं. सिर्फ अनाउंसमेंट काफी नहीं है, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर. बराबर है ना? तो अप्रूवल मोस्टली एजीएम में लिया जाता है. शेयर होल्डर सारे के सारे एक जगह पे कब आते हैं, एजीएम में. समझ में आ रहा है क्या? तो एजीएम साल में एक ही बार होता है, इसीलिए पूरे अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद जब एजीएम बुलाया जाता है, मोस्टली उस पीरियड में डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर किए जाते हैं. एंड डायरेक्टर्स को अगर मान लो कंपनी के करंट फाइनेंशियल ईयर में किसी क्वार्टर में प्रॉफिट दिखा, क्योंकि क्वार्टरली अकाउंट्स बनाने का काम मोस्टली लिस्टेड कंपनियों को करना पड़ता है, तो मान लो क्वार्टर 1 में प्रॉफिट हुआ या फिर क्वार्टर 2 में प्रॉफिट हुआ और डायरेक्टर्स को लग रहा है कि मेरे पास अभी डिविडेंड देने के लिए पैसा है, तो डायरेक्टर्स कैन डिक्लेयर देमसेल्व्स एन इंटरिम डिविडेंड. लेकिन फाइनल डिविडेंड के लिए अप्रूवल चाहिए, इंटरिम डिविडेंड के लिए कोई अप्रूवल जरूरी नहीं है. डायरेक्टर्स ऑन देयर ओन कैन डिक्लेयर एंड पेड इट. समझ में आ रही है बात? फाइन. सर ये सब कंपनी के बारे में क्यों बता रहे हो, हम तो इन्वेस्टर का अकाउंटिंग कर रहे हैं. हाँ, लेकिन दोस्तों आपको इन्वेस्टर का डिविडेंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने के लिए पहले ये चीजें समझनी जरूरी थी. अब इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्टिव से समझते हैं. इन्वेस्टर को तो पैसा मिल रहा है, पैसा मिलेगा तो आधा काम हमारा खत्म, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे. इज इट राइट और नॉट? बस सवाल यह है कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट करूं. आपके मन में आएगा कि डिविडेंड अकाउंट ही क्रेडिट कर लेते हैं क्योंकि इनकम है हमारा, बट ऐसा नहीं है. एज पर AS 13, इफ डिविडेंड इज रिसीव्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, इफ डिविडेंड इज रिसीव्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट. सर अभी ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे आइडेंटिफाई करें? तो एज ए इन्वेस्टर आप लोगों को देखना है कि आपने शेयर्स कौन से तारीख को खरीदे हैं. मान लो आपने शेयर्स 1 जून 2023 को खरीदे हैं. बात समझ में आ रही है? ये डेट ऑफ एक्विजिशन है. क्या है ये? डेट ऑफ एक्विजिशन. इस डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले कमाए हुए प्रॉफिट में से अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, इस डेट ऑफ एक्विजिशन, ये डेट ऑफ एक्विजिशन हर व्यक्ति का अलग अलग होगा. मान लो रुजुल ने शेयर्स 1 मई को खरीदे हैं, ओके, सुजल ने शेयर्स मान लो 1 जून को खरीदे हैं, तो सुजल के लिए डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जून है, रुजुल के लिए डेट ऑफ एक्विजिशन 1 मई है. आर यू ऑल गेटिंग इट? तो मे बी सुजल के लिए कोई प्रॉफिट प्री एक्विजिशन हो सकता है जो रुजुल के लिए पोस्ट एक्विजिशन हो सकता है. यानी शेयर होल्डर को देखना है कि मैंने खरीदा कब है और प्रॉफिट कौन से बांट रहे हैं कंपनी वाले. क्लियर है क्या दोस्तों? हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. कंसोलिडेशन
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमें पढ़ना है टॉपिक, उसमें तो ये कंसेप्ट बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, आपको इसको समझना ही पड़ेगा। ये AS13 आपको पक्का करना है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27, ये तीनों के तीनों AS13 के ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्या कैसे सब कुछ होना है, डोंट वरी, मैं हूं, टेंशन मत लो, बट अभी आप जितना समझ सकते हो उतना समझ लो। ठीक है, तो हमें एज ए इन्वेस्टर क्या देखना है, जब कभी भी डिविडेंड मिलता है तो सबसे पहले देखना है कि कंपनी ने कौन से ईयर के प्रॉफिट्स को बांटा है, वो जानकारी आपको क्वेश्चन में दी जाती है। मान लो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 22-23 इस पीरियड का डिविडेंड बांटा है, तो आपको समझना क्या है, कंपनी ने जो प्रॉफिट्स 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में कमाए उसमें से डिविडेंड बांटा है। क्लियर है क्या? अब डिविडेंड डिक्लेयर किया है मान लो 30 जून को। ओके, डिविडेंड डिक्लेयर कब किया है बच्चों? 30 जून 23 को, एंड इसका रिकॉर्ड डेट रखा है 30 जून 23 ओनली। बात पकड़ में आ रही है? सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा सर फाइनेंशियल ईयर 22-23 इस पीरियड में क्या, अगर रुजुल ने शेयर्स 1 जून को खरीदे हैं तो क्या रुजुल फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, फाइनेंशियल ईयर 22-23 समझते हो कि नहीं, 1/4/22 को शुरू होगा एंड खत्म कब होगा? 31 मार्च 23 को। बात पकड़ में आ रही है? हाँ, रुजुल ने खरीदा कब है शेयर? 1 जून 23। इस 31 मार्च के पहले 1 जून आता है या बाद में आता है? बाद में आता है। तो रुजुल ने तो शेयर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के बाद खरीदे हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर रुजुल को डिविडेंड क्यों मिलेगा? फिर उस पीरियड में वो शेयर होल्डर भी नहीं था, कोई दूसरा व्यक्ति शेयर होल्डर था, उसको डिविडेंड मिलना चाहिए। बट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। शेयर्स के केस में रिकॉर्ड डेट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कंपनी ने रिकॉर्ड डेट कौन सा दिया है? 30 जून 23। तो 30 जून 23 को जो कोई भी शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड मिलेगा। क्या रुजुल को डिविडेंड मिलेगा? यस, लेकिन डिविडेंड कौन से पीरियड का है? डिविडेंड यानी प्रॉफिट कौन से पीरियड्स के हैं जो बांटे हैं कंपनी ने? 22-23। एंड रुजुल ने एक्विजिशन कब किया है? 23-24 में। मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या कि ये डिविडेंड उस पीरियड का मिल रहा है जिस पीरियड में हमारे पास शेयर्स भी नहीं थे। तो दैट्स वाई डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले कमाए हुए प्रॉफिट से डिविडेंड बांटा जा रहा है। आई रिपीट, हमारी जो डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 जून 23 जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आती है, उसके पहले कमाए हुए प्रॉफिट्स थे कंपनी के जो कंपनी ने बांटे हैं। तो हमारे लिए ये कौन सा डिविडेंड हुआ? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। हमने एक्वायर करने के पहले के प्रॉफिट से। आर यू गेटिंग इट? कहां तक प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा? 1 जून 23 तक कमाए हुए प्रॉफिट्स में से अगर डिविडेंड बांटा जा रहा है तो आई विल बी कॉलिंग इट एज अ प्री एक्विजिशन डिविडेंड। एंड कंपनी ने मान लो 1 जून 2023 के बाद कमाया हुआ प्रॉफिट बांटा, 1 जून 23 के बाद कमाया हुआ प्रॉफिट बांटा, यानी मान लो कंपनी ने Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बहुत सारा मुनाफा कमा लिया और वहीं पे उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। कौन सा डिविडेंड है ये? इंटेरिम डिविडेंड। कंपनी के एंगल से देखा जाए तो दिस इज इंटेरिम डिविडेंड, बट इन्वेस्टर के लिए ये कौन सा डिविडेंड है? पोस्ट एक्विजिशन, क्योंकि Q2 शुरू कब से होता है? 1 जुलाई से। हमने एक्विजिशन कब किया है? 1 जून को। तो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है ये। क्लियर है क्या दोस्तों? अब सुनो, अगर इन्वेस्टर के एंगल से ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो हम इसका अकाउंटिंग क्या करेंगे? इसको हम कैपिटल रिसीट मानेंगे और इसको हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट करना है तो डिविडेंड मिलने पे एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो भी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो इस इन्वेस्टर के लिए प्री एक्विजिशन डिविडेंड बन जाएगा। एंड वो जब मिलेगा तब हम एंट्री क्या मारेगा? ये इन्वेस्टर एंट्री क्या मारेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है क्या? वही मान लो Q2 का डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अगर मिलता है इस इन्वेस्टर को तो वो डिविडेंड अकाउंट को क्रेडिट होगा, यानी रेवेन्यू रिसीट मानना है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? फाइन। प्री एक्विजिशन डिविडेंड
कैपिटल रिसिट क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड रेवेन्यू रिसिट क्रेडिटेड टू डिविडेंड अकाउंट, डिविडेंड से वो कहां पे जाएगा, पी एंड एल में। AS 13 में बोला है कि पी एंड एल में भेजो करके, मतलब आपको डिविडेंड अकाउंट में डालना है और वहां से वो पी एंड एल में जाएगा, बट वो प्री एक्विजिशन वाला इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को घटाएगा। इसका लॉजिक भी मैंने आपको बताया क्यों करते हैं हम ऐसा। सिंपल सी बात है, हम ऐसा मानेंगे कि जो सामने वाला बंदा है जिसने बेचते समय ही हमें प्राइस बताया था उसमें ही वो इंक्लूडेड था, ऐसा मानेंगे और इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट से कम करेंगे। क्योंकि आप भी थोड़ा लॉजिक लगा के सोचो ना बेटा, जून 23 को इन्वेस्टमेंट किए हो और आपको प्रॉफिट कौन सा मिल रहा है, जून 23 के पहले का। इसका मतलब आपने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है ना उसकी रिकवरी हो रही है, वो एक प्रकार से डिस्काउंट जैसा ही है। तो इन्वेस्टमेंट आपके महंगे में दिख रहा है जिसको थोड़ा सा कम करेंगे हम लोग, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट रिटर्न जनरेट कब करेंगे, उस डेट के बाद ना, जिस दिन पैसा लगाओगे वहां से रेवेन्यू इनकम शुरू होगा, उसके पहले। ऐसा कभी होता है क्या, मैंने कोई लैंड खरीदने के पहले ही मुझे रेंट देना शुरू करे, मैं पहले लैंड खरीदूंगा और उसके बाद रेंट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज रेंट इज रेवेन्यू इनकम, बराबर है ना। हाँ, लेकिन मान लो मुझे लकीली लैंड खरीदा मैंने मान लो 1 जून को और मुझे मिल रहा है अप्रैल में या फिर प्रीवियस 6 महीने का रेंट मिल रहा है, तो आई विल बी कंसिडरिंग इट एज डिडक्शन फ्रॉम लैंड अकाउंट। ये हर जगह पे एप्लीकेबल है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो रिटर्न जनरेट करना शुरू करता है, तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद के जो रिटर्न्स है उसको हम रेवेन्यू रिसिट्स मानेंगे। उसके पहले पीरियड के अगर कुछ रिटर्न्स आपको लकीली मिल जाता है तो कंसिडर इट एज रिकवरी ऑफ कॉस्ट, डू नॉट कंसिडर इट एज इनकम। इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, इनकम कहां से आएगा, क्लियर है कि नहीं। फाइन, तो क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया। फाइन, चलो आगे बढ़ते ना। चलो राइट डाउन, एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 8। लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में मिल जाएगा आपको बाद में। एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 8, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलो फटाफट, ओके, शैल आई रीड। मिस्टर एक्स परचेस्ड 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 each at 105 on 30th June 2017। तो दोस्तों मिस्टर एक्स ने शेयर्स कब खरीदे हैं, 30 जून 2017 को। 100 रुपए फेस वैल्यू है शेयर्स की और शेयर खरीदा कितने में है, 105 रुपए में। किसी को कोई यहाँ पे दिक्कत 105 में कैसे हो सकता है नॉल, मार्केट में शेयर मैं 105 में भी खरीद सकता हूँ, 90 रुपीज़ में भी खरीद सकता हूँ, जो मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से मैं खरीदूंगा। फेस वैल्यू का और मार्केट प्राइस का कोई संबंध नहीं है। आर यू ऑल गेटिंग दिस। फाइन। ऑन 31st July 2017 डायरेक्टर्स अनाउंस 10% डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडेड 31st March 17। जरा गौर से पढ़िए इसको। अनाउंसमेंट कब हुआ है डिविडेंड देने का, 31st जुलाई 17 को। 31st July 17 डायरेक्टर्स अनाउंस्ड अ डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडेड 31st March 17। मतलब ये डिविडेंड कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए बांटा जा रहा है, यानी ये प्रॉफिट्स कमाए कौन से पीरियड में है, 16-17 में। और डिक्लेरेशन कब किया है, 31st जुलाई 17 को। मतलब पेमेंट इसके बाद होगा, पहले डायरेक्टर्स डिक्लेयर करेंगे, बाद में शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे, फिर पेमेंट होता है। तो 31st जुलाई 17 को पेमेंट अगर हुआ ऐसा मानते हो या फिर उसके बाद हुआ ऐसा मानते हो, तो पेमेंट कौन से पीरियड में हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर 17-18। मोस्टली फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर करो, आपको आंसर मिल जाएगा कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड है या पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। तो फाइनेंशियल ईयर 16-17 का डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 17-18 में पे किया जा रहा है।
आर यू ऑल गेटिंग इट? मिस्टर एक्स ने शेयर्स कब खरीदे हैं? 30 जून 17 को, यानी फाइनेंशियल ईयर 17-18 में शेयर्स खरीदे हैं। और डिविडेंड कौन से फाइनेंशियल ईयर का है? 16-17 का है। बच्चों समझ में आ रही है क्या बात? अब ध्यान से सुनना दोस्तों, अभी सवाल यह है कि मिस्टर एक्स को यह डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट फॉर डिविडेंड इज 30 जून 17। तो डायरेक्टर्स लोगों ने बोला है कि 30 जून को जो जो शेयर होल्डर है उन सभी को डिविडेंड देंगे हम लोग, जितने शेयर है उसके ऊपर उनको डिविडेंड मिल जाएगा। क्या मिस्टर एक्स को डिविडेंड मिलेगा? यस, क्योंकि वो 30 जून को शेयर्स खरीदा है, तो वो 30 जून को शेयर होल्डर है। बोलो हाँ या ना। अभी आप बोलोगे कि सर 30 जून को शेयर्स खरीदते ही मिस्टर एक्स के नाम पे शेयर्स नहीं होते। हमारे इंडिया में अभी T+1 वाला सिस्टम चल रहा है, यानी ट्रांजैक्शन होने के बाद 1 दिन लगता है शेयर ट्रांसफर होने के लिए। ओके, अभी अभी आप डीमैट अकाउंट पे शेयर खरीद लो, आज खरीदोगे ना, तो आज आपके डीमैट में सिर्फ परचेस किया है ऐसा दिखता है, आपके पोर्टफोलियो में शेयर ऐड नहीं होता है। आपके पोर्टफोलियो में शेयर ऐड कब होगा? 1 दिन के बाद। यानी मान लो मैंने आज रुजुल से शेयर खरीद लिए, तो रुजुल के नाम से कैंसिल होकर मेरे नाम पे लगने के लिए कितना समय लगता है? 1 दिन का। पहले वो 2 दिन का लगता था। समझ में आ रही है बात? हाँ, बट ये प्रैक्टिकल लाइफ है। हम हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या मानेंगे कि शेयर इमीडिएटली हमारे नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। तो 30 जून को हमारे नाम पे ट्रांसफर हो गया है, शेयर मिस्टर एक्स के नाम पे ट्रांसफर हो गया है। तो 30 जून को मिस्टर एक्स इज ओनर ऑफ द शेयर एंड रिकॉर्ड डेट पे उसके पास शेयर से मतलब उसको डिविडेंड मिलेगा। कौन से प्रकार का डिविडेंड है ये? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अब इन्वेस्टर के एंगल से सोचना है, कंपनी के एंगल से कौन सा है? फाइनल डिविडेंड। इन्वेस्टर के एंगल से कौन सा है? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। एंड इन्वेस्टर प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिलने पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या फॉलो करता है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट को वो क्रेडिट कर देता है। इज इट राइट? हाँ, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने रेफरेंस लिखा है क्या? यस। बस एक चीज लिखवाना मैं भूल गया कल के लेक्चर में, आपको ना मार्जिन में कहीं पे लिख के रखना है। इसी जहां पे शेयर्स की बातें लिखी है ना, वहां पे मार्जिन में जाके लिखो, इफ रिकॉर्ड डेट इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन इन द क्वेश्चन। If record date is not specifically given in the question, if record date is not specifically given in the question, if record date is not specifically given in the question, then date of declaration will be considered as record date. Then date of declaration will be considered as record date. ओके दोस्तों, फाइन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या लिखवाया मैंने? अगर रिकॉर्ड डेट क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया, यहाँ पे दिया है तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं दिया होता तो मैं क्या मानता? 31 जुलाई को अनाउंसमेंट हुआ तो 31 जुलाई ही रिकॉर्ड डेट है, तो उस केस में भी शेयर्स किसको मिलते हैं? मिस्टर एक्स को मिल ही जाते हैं। इज इट राइट? चलो, शैल वी सॉल्व दिस एग्जांपल? फाइन। क्या पूछा है? पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, जो कि इन्वेस्टर है। बट बिफोर दैट, बिफोर जर्नल एंट्री, पहले लिखो शेयर्स एक्वायर्ड बाय मिस्टर एक्स। तारीख बोलो, 30 जून 2017। इज इट राइट? ब्रैकेट में मैं लिखता हूं फाइनेंशियल ईयर 17-18। इज एवरीवन एग्रीइंग विद दिस? डिविडेंड फ्रॉम प्रॉफिट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर
16/17 बराबर है ना। रिकॉर्ड डेट फॉर डिविडेंड बताएंगे बच्चे 30 जून 17। हेंस मिस्टर एक्स who have acquired shares on 30th June 17 is entitled to receive dividend. Hence, Mr. X, who have acquired shares on 30 June 17, is entitled to receive dividend. This dividend for financial year 16-17 बराबर है ना। This dividend for ब्रैकेट में लिखना for financial year 16-17 is प्री एक्विजिशन डिविडेंड बराबर है क्या। इज प्री एक्विजिशन डिविडेंड फॉर मिस्टर एक्स एज शेयर्स एक्वायर्ड इन फाइनेंशियल ईयर 17-18। यू ऑल एग्री विद दिस। 17-18 में शेयर्स एक्वायर कर रहे हो लेकिन डिविडेंड कौन से पीरियड का मिल रहा है 16-17 का। भले ही मिल रहा है 17-18 में बट है तो प्रॉफिट 16-17 का ना। कंपनी कौन से प्रॉफिट को बांट रही है फाइनेंशियल ईयर 16-17 के प्रॉफिट्स को बांट रही है। आर यू ऑल गेटिंग दिस। प्रॉफिट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 16-17 आर गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन 17-18। एक्स विल ऑल्सो रिसीव इट बट फॉर एक्स दिस इज प्री एक्विजिशन डिविडेंड। कंपनी के बुक्स में प्री पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, कंपनी इसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के एंट्री में रिकॉर्ड कर लेगी। बट शेयर होल्डर को एज ए इन्वेस्टर देखना पड़ेगा कि ये प्री में जाता है या पोस्ट में जाता है। तो बोलो एंट्री क्या होगी इस डिविडेंड की। अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकालते हैं। अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू हाउ मेनी शेयर्स ही इज होल्डिंग 1000 शेयर्स इनटू एट व्हाट प्राइस शेयर्स वेर परचेज 105। should I multiply this 1000 by 105 or should I multiply it by 100 rupees? Always take face value। आप कितने में खरीद रहे हो उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। मार्केट का प्राइस बढ़ता रहेगा घटता रहेगा, कंपनी हमेशा फेस वैल्यू पे डिविडेंड देगी। क्लियर है क्या। तो आप चाहिए तो मार्जिन में लिख के रखना डिविडेंड इज ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। कितना परसेंट है 10%। 1000 into 100 into 10% रुपीज 10,000। चलो जर्नल एंट्री क्या होगी बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000। जब वो इन्वेस्टमेंट खरीदेगा तब क्या एंट्री मारेगा। ये एंट्री कब होगी दोस्तों 31 जुलाई को होती है। करेक्ट है क्या। नहीं एक्चुअली डिविडेंड पेड का एंट्री बताया नहीं है इन्होंने, डिक्लेरेशन का ही बताया, बट फिर भी चलो उसी दिन अगर पेड हुआ तो 31 जुलाई को ये एंट्री होगी। मैं क्या करता हूँ रफ में आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाता हूँ। समझ में आता है क्या। देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में पहले क्या आएगा खरीदने की एंट्री आएगी। कौन से तारीख को 30 जून को ना मिस्टर ए ने खरीदा। मिस्टर ए के बुक्स ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है।
30 जून को इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री होगी। कितने शेयर्स खरीदे? 1000 शेयर्स 105 रुपए में, तो 1,05,000 की परचेस प्राइस होगी। और जैसे ही डिविडेंड मिलेगा 31 जुलाई को, एंट्री क्या करेगा मिस्टर ए? बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हाउ मच? 10,000। तो आपकी इन्वेस्टमेंट घट के कितने पे आ जाएगी? 95,000। आप बोलोगे कि मेरे को 95,000 में ही शेयर्स पड़े। क्लियर है क्या? मतलब इनकम हो के भी हम इनकम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये कैपिटल रिसिट है। आई बात समझ में? चलो कर पाओगे अच्छे से? आगे जाके आपको खुद ये देखना है हमेशा कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड है या पोस्ट एक्विजिशन, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। ओके ओके, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ बच्चों, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आज सैटरडे का इफेक्ट है क्या? आज जैसे तैसे क्लासेस खत्म करना है और घर जाना है, बराबर है कि नहीं? डिफिकल्ट है? आसान है? अच्छा, रिपीटेशन हो रहा है इसलिए बोर हो रहे हो? नहीं ना सर, सिर्फ हम ऐसे ऐसे करेंगे, बाकी कुछ बोलेंगे नहीं। चलो आगे बढ़ू क्या दोस्तों? हाँ, लिखो अभी यहां पे, सपोज इन अबाव एग्जाम्पल directors later on announced an interim dividend from Q2 profits at the rate of 5%. How will you record this? तो दोस्तों उस केस में क्या करेंगे? Q2 मतलब समझ में आ रहे हो, समझ में ले रहे हो क्या? डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट, सॉल्यूशन लिखना है इसका, डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स अर्नड बाय कंपनी। बताइए ना पीरियड, फ्रॉम Q2 मतलब समझ में आता है कि नहीं? 1 जुलाई 23 है क्या? नहीं 2017 है क्या? हाँ, 1 जुलाई 2017 से 30 सितंबर 17, बराबर है कि नहीं? अब रिकॉर्ड डेट ऑब्वियसली मिल ही जाएगा, इसके पास तो 30 जून से ही शेयर्स है, ठीक है ना? तो हेंस दिस इज विच टाइप ऑफ डिविडेंड? पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। डेट ऑफ एक्विजिशन 30 जून है ना, उसके बाद के प्रॉफिट है कंपनी ने कमाए हुए और वो बांट रही है कंपनी, तो ये पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड बन जाता है। करेक्ट है क्या बच्चों? हाँ, अब ध्यान से सुनना, डिविडेंड अमाउंट निकालते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू वही सेम चीज, 1000 शेयर्स है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, एंड रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 5%। तो कितना आता है? 5000। बोलो ना रे बच्चों। हाँ, तो एंट्री क्या होगी 5000 की? बैंक अकाउंट डेबिट 5000 टू डिविडेंड अकाउंट। दिस टाइम आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम नहीं होगा, दिस टाइम आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट का कॉस्ट कम नहीं होगा। क्या आप इस बात को समझ रहे हो? वेरी गुड।
आगे बढ़ते हैं। चलो, डिविडेंड का अकाउंटिंग इज ओवर। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? फाइन। ये एक एंट्री मारने के लिए ये सब चर्चा करनी पड़ी हमें, बट डोंट वरी, आगे भी ये चर्चा बहुत काम आने वाली है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के केस में। नाउ राइट डाउन next concept, next type of return we are discussing, accounting treatment in case of bonus shares. उसके बाद राइट शेयर्स एंड देन दिस टॉपिक विल बी ऑलमोस्ट ओवर। प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे, खत्म करेंगे। करेक्ट? चलो फटाफट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स। दोस्तों पहले बोनस शेयर्स क्या है समझते हैं। आपका क्या नॉलेज है बोनस शेयर्स के रिगार्डिंग? बोलिए ना, आपका कुछ ज्ञान जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो। बोनस शेयर्स क्या होता है? अभी आप ऐसे मत बिहेव करो, जो न्यू कोर्स में फाउंडेशन पढ़े हैं उनको बोनस शेयर्स पता होने चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड, जिन्होंने मई में एग्जाम दिया था, आई थिंक आपने भी न्यू कोर्स में दिया था ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? बोनस शेयर्स आपको पढ़ाया था, कहाँ पे है? फाउंडेशन में। क्या होते हैं बोनस शेयर्स? सुजल बोलो। एडिशनल शेयर्स रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, फुकट ते पौष्टिक, वी विल एक्सेप्ट इट, इजंट इट? आपको कोई कंपनी सामने से आके बोल रही है कि हम आपको अभी शेयर्स देंगे, वो भी मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो आप ना बोलोगे क्या? आओ दे दो, मैं तैयार हूं, बैठा हूं यहां पे, रिसीव करूंगा मैं। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो क्या होता है बोनस शेयर्स में? सच में बोनस शेयर्स फ्री में मिलते हैं क्या? नो, एक्चुअली आपको उल्लू बनाया जाता है। कैसे समझाता हूं, कल का ही एग्जांपल लेते हैं। कल की बैलेंस शीट याद है क्या दोस्तों? पहले हमने कैपिटल इशू किया, कितने का? 10 लाख का। फिर इस 10 लाख से हमने बैंक में पैसे आ गए ना 10 लाख, ये हो गया बैलेंस शीट अपना टैली। फिर हमने पूरे अकाउंटिंग ईयर में 10 लाख रुपए के गुड्स खरीद लिए। गुड्स खरीदा तो एंट्री हुआ परचेसेस, बराबर है ना? 10 लाख। बैंक बैलेंस हो गया 0, तो इन्वेंट्री दिखना शुरू हो गया, कितने का? 10 लाख का। बट ये इन्वेंट्री मैंने रखा नहीं पूरे साल में, ये 10 लाख के गुड्स मैंने बेचे 20 लाख में, तो सेल्स हो गया 20 लाख का। बैंक में वापस से पैसा आ गया 20 लाख रुपए। कैश बिजनेस है अपना, डेटर क्रेडिटर कुछ नहीं है। करेक्ट है कि नहीं? हाँ। तो दोस्तों अभी 20 में से 10 गया तो बचा प्रॉफिट 10, तो टू नेट प्रॉफिट 10 लाख आता है, जो हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम लोग पी एंड एल अकाउंट में दिखाएंगे 10 लाख। तो अभी 20 लाख का जो बैलेंस है, हमने किसी से लोन भी नहीं लिया, किसी को लोन भी नहीं दिया, बस इतना ही हमारा सिंपल सा बिजनेस है। ठीक है ना? कोई एसेट नहीं अपने पास, नथिंग। ओके, तो 20 लाख का एक ही एसेट है जो बिलोंग करता है किसको? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स के 20 लाख रुपए देने हैं आपको, वही आपके एसेट में दिख रहा है। और इसकी लाइबिलिटीज कौन सी है? 20 लाख में से 10 लाख का कैपिटल लौटाना है, और 10 लाख जो कंपनी ने कमाया हुआ प्रॉफिट है वो भी किसको बिलोंग करता है? शेयर होल्डर को। बात खत्म। बट जब कंपनी इस प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, जब कंपनी इस प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर, कंपनी अभी शेयर होल्डर्स को खुश करना चाहती है तो कितने रुपए दे सकती है? ज्यादा से ज्यादा 10 लाख। 10 लाख के ऊपर कंपनी पैसा शेयर होल्डर को नहीं दे सकती। तो शेयर होल्डर्स को खुश करना है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। बट डिविडेंड का ड्रॉबैक क्या है? डिविडेंड के केस में पी एंड एल की ये लायबिलिटी तो पे कर दूंगा, लेकिन क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? बैंक अकाउंट। तो बच्चों बैंक में से 10 कटेंगे और ये लायबिलिटी हो जाएगी 0। आर यू ऑल गेटिंग इट? यानी कंपनी से पैसा बाहर चला जाएगा लोगों के हाथ में। ऑब्वियसली अपने ओनर्स ही है, बट उनके हाथ में पैसा चला जाएगा। फिर ये सबको डिविडेंड मिलने के बाद सब लोग क्या करते हैं? अपने अपने पर्पस के लिए पैसा यूज करेंगे, वापस से कंपनी में लगाएंगे क्या पैसा?
आपने मान लो बाद में वापस से मांगा, फ्यूचर में कोई कंपनी को प्रॉब्लम आया और बोला ये वो डिविडेंड जो दिया था वो वापस करो ना, तो शेयर होल्डर बोलेगा कौन आप, कहां से आए हो, बराबर है ना, सब लोग खर्च कर देंगे। तो ये कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है डिविडेंड के केस में। अगर कंपनी को पहले से ही कैश मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, यानी कंपनी के पास इतने प्रोजेक्ट्स है कि कैश कमी पड़ रहा है, तो क्या डिविडेंड देना सही रहेगा? नहीं ना। लेकिन डिविडेंड नहीं दिया तो हमारे शेयर होल्डर्स नाराज हो जाते हैं, डायरेक्टर्स लोग भी चिंतित है, दिया तो कंपनी मरेगी, नहीं दिया तो शेयर होल्डर हमें मारेंगे। शेयर होल्डर क्यों मरेंगे? शेयर होल्डर तो अपना अपना बिजनेस खुद खोल के बैठे हैं। देखो ना, मैं यहाँ पे रोज काम कर रहा हूँ, मेरा पैसा किसी दूसरे कंपनी में काम कर रहा है कि नहीं? डीमार्ट अपना ही है। पता है कि आपको, डीमार्ट में जब मैं जाता हूँ सिक्योरिटी गार्ड मेरे को सलाम करता है, चेक करता है मेरे को थरोली। आपको भी चेक करता है, मैं नहीं बोला उनको, सब लोगों को चेक करके अंदर छोड़ो। और जब बाहर जाता हूँ ना तो मेरे को मालिक होने के नाते बुलाते हैं और बिल चेक करते हैं मेरा, पता है क्या आपको? और बिल के ऊपर स्टैंप लगाते हैं और फिर बोलते जाओ। ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट आपको भी दिया? अब तो मैं नहीं बताया था वो। पॉइंट इज, डीमार्ट मेरी ही कंपनी है, मेरे पास शेयर है उस कंपनी के, हाँ 50% से कम है, बट चलो ठीक है, जितने हैं वो मालिक हूं मैं उस कंपनी का। कभी कभार मन में आता है कि कहीं वो अपना फाउंडेशन में ट्रांजैक्शन होता था ना अपना, कौन सा, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, कभी कभार मन करता है कि वहां से 4-5 चीजें उठा के घर लेके जाओ। बट वो सिक्योरिटी गार्ड अलाउ नहीं करता है। एनीवे, द पॉइंट इज, शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड चाहिए, शेयर होल्डर्स को रिटर्न चाहिए, बराबर है ना। तो डायरेक्टर्स लोगों को अगर पैसा कंपनी से बाहर नहीं देना है तो उनके पास एक ऑप्शन है, कौन सा? अभी मान लो प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस 20 का है एंड शेयर होल्डर्स को खुश भी करना है। ओके, डायरेक्टर लोगों को क्या करना है? शेयर होल्डर्स को खुश भी करना है और कंपनी के पैसे कंपनी में ही रखने हैं, तो दे कैन इश्यू बोनस शेयर्स। नाउ हाउ इट वर्क्स, बोनस शेयर में शेयर होल्डर को बिना पूछे इस लायबिलिटी में भेजा जाता है। शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है? नंबर ऑफ शेयर्स एडिशनल दिए जाते हैं, लेकिन बोनस शेयर्स आर इशूड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। अभी एक्चुअली ये प्रॉफिट का पैसा किसको देना था? शेयर होल्डर्स को। क्या शेयर होल्डर इसको हक से मांग सकते हैं? क्या डायरेक्टर लोगों के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं कि नहीं हमें चाहिए ही चाहिए डिविडेंड, प्रॉफिट दिख रहा है तो हमें चाहिए, देखो नहीं तो अगले साल का अपॉइंटमेंट आपका कोई गारंटी नहीं है। ऐसा शेयर होल्डर ने बोला तो डायरेक्टर लोग टेंशन में आ जाएंगे। तो डायरेक्टर लोगों को क्या इसमें कोई दूसरा ऑप्शन दिख रहा है? यस, डायरेक्टर लोग क्या बोलेंगे, ये पैसे वैसे भी आपको ही देने हैं ना, तो हम क्या करते हैं, ये पैसे को हम कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। बोनस शेयर्स मींस व्हाट? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। आपको फ्री में शेयर्स मिल रहे हैं, आप उसके बारे में बाद में सोचो, कंपनी के एंगल से सोचो। कंपनी के एंगल से इट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब डायरेक्टर लोग क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स के ही पैसे जो अभी पे करने चाहिए थे, क्या इस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स कभी भी डिमांड कर सकते हैं? यस, बोलो हाँ या ना। क्या ये पैसा शेयर होल्डर्स वापस मांग सकते हैं? नो। मतलब उनके टेम्पररी कैपिटल को हम लोग अभी क्या करेंगे, बोनस शेयर्स इशू करके परमानेंट कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, और आप खुश होते जा रहे हो कि मुझे बोनस शेयर्स मिले, बोनस शेयर्स मिले। मतलब आपको बिना बताए ये लोग आपको कैसे उल्लू बनाते हैं, आपको फ्री में शेयर्स देंगे, अरे घंटा फ्री में, मेरा ही प्रॉफिट है ना, वो मुझे ही देने वाले थे ना प्रॉफिट, एज ए डिविडेंड देने वाले थे। अब क्या कर रहे हो आप लोग, मुझे बस नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा के दे रहे हो। सर इससे हमें क्या फायदा? बेटा आपको भी फायदा है इसका। अभी आपके पास पहले 1000 शेयर्स हुआ करते थे, अब वापस 1:1 बोनस है मान लो, तो आपको कितने शेयर्स मिलेंगे? और 1000 शेयर्स मिलेंगे। आपने मार्केट बना के ही रखा है ना, आपने मार्केट बना के ही रखा है, तो आपके पास 1000 शेयर्स आती है, आप पहला काम क्या करोगे? 2000 हो गए, अभी ज्यादा लग रहे हैं, चलो बेचते हैं। तो बेचने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं बोनस मिलने के बाद, सबको बोनस शेयर्स मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट करके चलो ये अच्छा दिख रहा है तो इसको बोनस देते हैं, ये अच्छा बर्ताव करता है इसलिए इसको बोनस देते हैं, ऐसा नहीं, सभी शेयर होल्डर्स को बोनस दिया जाता है। आर यू गेटिंग इट? तो सभी शेयर होल्डर्स के पास एक्स्ट्रा शेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, एंड जैसे ही ज्यादा शेयर्स आपके हाथ में आ जाते हैं तो पहला दिमाग में क्या है आपके, चलो बेच के मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं। बेचने वाले जब ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, मार्केट प्राइस
गिरता जाता है। इसीलिए बोनस शेयर्स के बाद अक्सर कंपनियों के शेयर्स नीचे आ जाते हैं, क्योंकि सेलर बढ़ जाता है एंड बायर कम हो जाता है। और अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का विजन है तो बोनस शेयर देने वाली कंपनी प्रॉफिट से बोनस शेयर्स इशू कर रही है, मतलब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है इसीलिए बोनस दे रही है, तो बेचो मत, रखो उसको, थोड़े दिन के बाद वापस से ऊपर जाएगा। ठीक है ना। एनीवे बताना था मुझे कि बोनस शेयर्स इज नथिंग बट दी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इसका कंपनी को क्या फायदा है, ये प्रॉफिट, अभी बोनस शेयर्स की एंट्री कंपनी क्या मारेगा, P&L अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब सिंपली ये प्रॉफिट का बैलेंस हमने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। कितना, एक एंट्री से शेयर होल्डर खुश, ले लो 10 लाख 10 लाख। इससे क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 20। अब शेयर होल्डर्स का मुंह परमानेंट बंद हो गया। अब आगे जाके बोलेंगे डिविडेंड दे दो, डायरेक्टर बोलेंगे कहाँ से दूं, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में देखो क्या है 0, तो तुम्हारा डिविडेंड भी 0। अभी अभी बोनस शेयर दिए ना, ले लो और बेच दो और पैसा कमाओ। आप क्यों चिंतित हो रहे हैं, बेचो ना, पैसे कमाओ। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट। इसमें दोनों का पर्पज से हो रहा है, कंपनी की कैश कंपनी में ही रह रही है लेकिन एज अ कैपिटल रह रही है। समझ में आ रहा है क्या। एंड बोनस शेयर्स शेयर होल्डर्स को मिल गए, तो जिस शेयर होल्डर को पैसे की जरूरत है वो क्या करेगा, अपने बोनस शेयर्स बेचेगा, बात खत्म। समझ में आ रहा है क्या, बात पकड़ में आ रही है। बोनस शेयर्स आपको पहले से पता है, थैंक गॉड कि इस बार मुझे ये पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई होप आपने बोनस शेयर्स अच्छे से पढ़ा था। याद है क्या, रिजर्व्स को डेबिट करने का भी सीक्वेंस था। पहले कौन सा करते थे डेबिट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, क्योंकि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर्स ही इशू किए जाते हैं। ये किसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे थे बाय द वे, कंपनी के बुक्स में। अभी हमें इन्वेस्टर के बुक्स में बोनस शेयर्स मिलने के बाद क्या अकाउंटिंग करना है वो पढ़ना है बाय द वे, बट फिर भी थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूं। फिर उसके बाद हम कौन सा रिजर्व यूज करते थे, सीआरआर के बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम का सेक्शन 52 याद है, वापस से सीए इंटर में पढ़ोगे। अभी सीआरआर कहां से क्रिएट होता था आपका, जरा बताओ सर। फाउंडेशन का एग्जाम खत्म हो गए 2 महीने हो गए, अभी कहां से क्रिएट होता था सीआरआर। अगर आप प्रॉफिट से किसी शेयर कैपिटल को रिडीम करते हो तो सीआरआर क्रिएट करने का प्रोविजन है कंपनी लॉ में। प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन के बाद सीआरआर क्रिएट करना पड़ता था। अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने के लिए आप नए शेयर्स इशू कर रहे हो, नो नीड टू क्रिएट एनी सीआरआर, बराबर है ना। बट अगर प्रेफरेंस शेयर्स अपने खुद के पैसों से रिडीम कर रहे हो तो आपको जितने फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए थे उतने फेस वैल्यू का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। लॉ में मोहित सर पढ़ाएंगे वापस से, ठीक है। इंटर जो डायरेक्ट एंट्री वाले उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ये हमारे टॉपिक में जरा भी रिलेवेंट नहीं है। अभी मैं सिर्फ फालतू की बातें कर रहा हूं, ठीक है, बट करने दो मुझे, ठीक है। क्या है, थोड़ा सा बोनस शेयर्स के बारे में रिवीजन हो जाएगा। आगे जाके बायबैक में लगने वाला है वो सीआरआर का नॉलेज, इसलिए बता रहा हूँ। फालतू की बातें मतलब इतनी भी फालतू की नहीं है। बायबैक में हमें वापस से सीआरआर क्रिएट करना है, ओके। जैसे ही लॉ के आपके वो सेक्शंस हो जाएंगे मैं बायबैक पढ़ाऊंगा। फिर इस बार देखो आपका अंडरस्टैंडिंग टॉप पे होगा, क्योंकि आपने फाउंडेशन में एक बार पढ़ा है, वो रिकैप होने वाला है, ठीक है ना। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, सीआरआर क्रिएट क्यों हुआ ये आपको समझ में आया। अभी बोनस शेयर्स के लिए हमें रिजर्व्स का पैटर्न कैसे यूज करना था, पहले सीआरआर, क्योंकि सीआरआर का एक ही यूज है, कौन सा, सीआरआर से हम खाली बोनस शेयर्स ही इशू कर सकते हैं। देन दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम हम 5 पर्पज के लिए यूज कर सकते थे, उसमें से बोनस एक पर्पज है, तो बोनस के लिए यूज कर सकते हो, तो बोनस को यूज करो। देन उसके बाद जनरल रिजर्व यूज करते थे, और उसके बाद P&L अकाउंट का बैलेंस यूज करते थे। कैपिटल रिजर्व भी यूज कर सकते थे, लेकिन वो अगर कैश में रियलाइज्ड है तो। एनीवे जान दो, बोनस इशू का अकाउंटिंग आप लोगों को कंपनी के बुक्स में कैसे करना है आपको पता है, सिंपल है। रिजर्व्स को डेबिट करो एंड P&L कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। याद है ना एंट्री, क्या एंट्री होती थी, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स एंड बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब यही एंट्री होती थी, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो खैर, कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग तो सर समझ में आ गया, एंड बोनस शेयर्स का लॉजिक भी समझ में आ गया। कंपनी ने बिना 1 रुपया दिए शेयर होल्डर्स को खुश कर दिया, और उनका जो टेम्पररी कैपिटल था वो किस में कन्वर्ट कर दिया, मास्टर स्ट्रोक बाय कंपनी।
बराबर है ना। देखो ना, पैसा देने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी शेयर होल्डर्स नाचे जा रहे हैं, ये बोनस मिला बोनस मिला। करेक्ट है कि नहीं? शेयर होल्डर भी खुश, कंपनी भी खुश। अब ये 20 लाख का क्या करेंगे हम? इस बार हम 20 लाख के गुड्स खरीदेंगे और कितने में बेचेंगे? 40 लाख में। और कितना प्रॉफिट होगा? 20 लाख का। तो यहां पे और 20 लाख आएंगे। पैसा जितना ज्यादा इन्वेस्ट होता है उतना कंपनी आगे बढ़ती है। हाँ, लेकिन कंपनी के पास उतना कस्टमर भी होना चाहिए। तो डायरेक्टर लोगों को सोच समझ के निर्णय लेना होता है कि बोनस इशू करना बेहतर रहेगा या डिविडेंड देना बेहतर रहेगा। कंपनी के पास कोई नया प्रोजेक्ट ही नहीं है, मान लो कंपनी के पास कोई नया प्रोजेक्ट ही नहीं है, कंपनी के गुड्स की डिमांड इतनी है, इससे ऊपर कंपनी सेल नहीं कर सकती है। तो व्हाट इज द बेटर डिसीजन, बोनस इशू करना या डिविडेंड देना? डिविडेंड देना विल बी बेटर, बिकॉज हमें 10 लाख की जरूरत है। 10 लाख है, काफी है, खत्म कर दो पैसे को, शेयर होल्डर्स खुश हो जाएंगे, अपने अपने घर में दिवाली मनाएंगे। अरे बोलो हाँ या ना? पैसा आएगा ना उसके हाथ में। बोनस शेयर के केस में पैसा आएगा कि नहीं आएगा वो शेयर होल्डर के ऊपर डिपेंडेंट है, वो बेचेगा तो पैसा आएगा। बट बोनस में कुछ इफेक्ट नहीं होता है, पता है आपको। बराबर शेयर आधे हो जाते हैं, आधे प्राइस पे आ जाते हैं मार्केट में भी। मान लो अभी शेयर रिलायंस का शेयर 2700 को था, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कितने में था? 2700 रुपए में था कुछ दिनों पहले। करंटली रिलायंस हैज अनाउंस बोनस इशू, तो अब शेयर 1300 रुपए पे आया है। जिस दिन बोनस इशू हुआ उसी दिन वो 1390 पे आया था और अभी 1300 से नीचे ट्रेड हो रहा है। पैसा है तो इन्वेस्ट कर लो, वापस से 2700 पे जा सकता है। रिलायंस है इंडिया की टॉप कंपनी, ओके। उल्टा भी हो सकता है, रिलायंस है, उल्टा भी हो सकता है। सबसे बड़ी रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाली कंपनी है, ज्यादा रिस्क लेता है रिलायंस, इसीलिए नाम उसका क्या है? भरोसा, रिलायंस। एनीवे, आगे बढ़ो दोस्तों। अच्छी कंपनी है, शेयर्स खरीद सकते हो तो खरीद लो, सस्ते में मिल रहे हैं। 2700 पे गया था, याद करो, अभी वो 1200 पे आया है। बोनस इशू के कारण आया है, बट फिर भी फ्यूचर में उसके बढ़ने के चांसेस है। एक्यूमुलेट रिलायंस शेयर्स, एक शेयर 1200 रुपए का, कितने रुपए चाहिए देखो, 10 शेयर खरीदने तो 12,000 रुपए, ठीक है। एनीवे, शैल वी प्रोसीड नाउ। आई होप आपको बोनस शेयर समझ में आया, तो लिखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये हमें आता है। वो जो फाउंडेशन में पढ़ा था वो आपने किसके बुक्स में पढ़ा था? कंपनी के बुक्स में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर। फाउंडेशन के बुक्स कचरे में तो नहीं फेंके ना? एटलीस्ट कंपनी अकाउंट्स का बुक रखो। अकाउंट्स में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लिख के दी है जो लॉ पढ़ते समय भी आपको काम आएगी फ्यूचर में। क्योंकि क्या है, लॉ में आपको थ्योरेटिकली पढ़ाया जाएगा, बट हमने उसकी प्रैक्टिकली प्रैक्टिस ऑलरेडी की है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का सेक्शन है आपको, सेक्शन 55 यू रिमेंबर, मैंने फाउंडेशन में उसके जॉटिंग्स लिखवाए थे, ठीक है। रखो वो, फेंको मत, क्या पता कौन सी चीज कब काम आ जाए। और मुझे बायबैक में भी वो लगता है बाद में, सिक्योरिटीज प्रीमियम का सेक्शन अभी आपको पक्का ही करना है, वो हमें लगता है बाद में, ठीक है। चलो, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर। तो सबसे पहले लिखते हैं मीनिंग ऑफ बोनस शेयर्स। राइट डाउन पॉइंट नंबर ए, मीनिंग। शेयर्स इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को भी नहीं देते हम लोग, टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, full stop. It is actually capitalization of profit. बोलने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इट इज एक्चुअली कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स।
अभी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों लगता है? क्योंकि उसको आज उन शेयर्स को अपने नाम पे लेने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ा। मेरे पास ऑलरेडी रिलायंस के 50 शेयर्स थे और 1:1 बोनस इशू हुआ उनका, तो मुझे और 50 शेयर्स मिल गए, लेकिन वो अगले 50 के लिए मेरा पैसा कितना दिया मैंने? कुछ भी नहीं। ऐसा गलत फहमी में मत रहो। अगर बोनस नहीं देते तो उनको क्या देना पड़ता? डिविडेंड। हाँ, एक एंगल से ये भी सोच सकता हूं मैं कि डिविडेंड देने का कोई कमिटमेंट कंपनी ने दिया नहीं है, तो अच्छा है, जो भी मिल रहा है वो अपना ही है। इज इट राइट? इसीलिए शेयर होल्डर्स भी खुश हो जाते हैं बोनस शेयर्स के बाद। बट ऐसा नहीं है कि वो फ्री में मिल रहा है। एक्चुअली हमने हमारा प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया है, तब जाके हमें क्या मिला? बोनस शेयर्स मिला। लेकिन कौन सा प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया है वो भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि सीआरआर है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, वगैरह वगैरह। ठीक है, जान दो, ज्यादा इसको खींचने की जरूरत नहीं है। अभी आपको इन्वेस्टर के एंगल से क्या समझना है कि हमें ऑलरेडी हमारे पास कुछ शेयर्स खरीद के हमने रखे थे, शेयर्स खरीदने की एंट्री आपने रिकॉर्ड करी थी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। अब हमें शेयर्स नए वाले मिलेंगे, 1000 के बदले 1000 शेयर्स मिल गए मान लो आपको। समझ में आ रही है बात? तो अभी 1000 शेयर्स आपको मिलने की एंट्री आप क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट इमेजिन करो और मुझे एंट्री बताओ। जब खरीदे थे तब क्या एंट्री मारी थी? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1000 शेयर्स मान लो 1 लाख रुपए में खरीदे थे तो 1 लाख रुपए डेबिट कर दिया। अब क्या करोगे? अब वापस से 1000 शेयर्स मिले आपको, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट तो कर सकता हूं मैं क्योंकि शेयर्स बढ़ रहे हैं मेरे, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ना चाहिए। बट क्रेडिट कौन सा अकाउंट करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम कुछ दे ही नहीं रहे। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो इसमें हमें कोई अकाउंटिंग करना ही नहीं है। हमें एडजस्टमेंट किसमें करना है? कॉस्ट पर शेयर में, यानी हमारा एवरेज कॉस्ट हमें घटाना है। अभी 1 लाख में पहले शेयर्स कितने खरीदे थे आपने? 1000, तो आपका एवरेज कॉस्ट कितना था? 1 लाख शेयर्स डिवाइडेड बाय 1000 शेयर्स, सॉरी 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 1000 शेयर्स, यानी 100 रुपए में एक शेयर पड़ा था आपको। अभी आप उसी 1 लाख में और कितने शेयर्स मिल गए आपको? 1000, तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास अभी 2000 शेयर्स है जिसकी कॉस्ट कितनी है? 1 लाख, तो मेरा एक शेयर कितने का है? 50 का। यानी बोनस शेयर्स की इन्वेस्टर के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, ओनली क्वांटिटी आपको इंक्रीज करनी है। एंड जैसे ही क्वांटिटी इंक्रीज होगी आपका एवरेज कॉस्ट पर शेयर नीचे आ जाएगा। एंट्री क्यों नहीं करनी है समझा कि आपको? बोनस शेयर्स एक्वायर करने के लिए आपने एक फूटी कौड़ी नहीं दी है। एज पर AS 13 इनिशियल रिकॉग्निशन इज टू बी डन एट कॉस्ट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस बोनस शेयर्स? 0। तो इनिशियल रिकॉग्निशन आपका कितने पे होगा? 0 पे होगा। यानी एंट्री नहीं करनी है, यानी एंट्री ही नहीं करनी है। क्लियर है क्या दोस्तों? मैंने कुछ दिया ही नहीं तो मैं क्या रिकॉर्ड करूं? अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम से चलता है। एक अकाउंट डेबिट होगा, मतलब एक चीज अगर आपके पास आ रही है तो दूसरी चीज जानी भी चाहिए। हमारे पास से कुछ नहीं जा रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है हमें, तो इसका कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगा। बस मेक श्योर कि क्वांटिटी में ये ऐड कर दो। अब क्वांटिटी बढ़ने के कारण हमारा जो एग्जिस्टिंग प्राइस है शेयर्स का उसी में ये आए ऐसा हम मानेंगे, तो हमारा पर शेयर कॉस्ट क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। अभी आपके दिमाग में पर शेयर कॉस्ट कितना रुपए हो गया? 50 रुपए। और मार्केट वैल्यू आपने जब खरीदा था तब कितनी थी? 100 रुपए। तो पहला काम क्या करोगे आप? बेचने का काम शुरू करोगे। तो थ्योरेटिकली भी आपकी बुक्स में कॉस्ट घट गई, और जैसे ही सेलर्स बढ़ गए वैसे मार्केट वैल्यू भी धीरे धीरे, एक दिन में काफी है, एक दिन में आपका प्राइस आधा हो जाता है शेयर्स का। अभी रिलायंस का शेयर्स 1300 में आया, इसलिए लोगों को क्या लग रहा है कि ये सस्ता हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स भी दुगने हो गए उनके, तो उनका एवरेज कॉस्ट मार्केट प्राइस घट के वो आधा हुआ है। शेयर 2700 का ही है। पहले लोगों के पास एक शेयर हुआ करता था, कितने रुपए का? 2700 का। अब 1300 के 2 शेयर से। समझ में आ रहा है क्या? एनीवे, उसका रीजन मैंने बताया कि मार्केट प्राइस क्यों आधी हो जाती है। जैसे ही मार्केट में बोनस इशू हुआ, सेलर्स बढ़ जाते हैं, प्राइस घटना शुरू हो जाता है। क्लियर है क्या दोस्तों? चलो, एनीवे, शेयर्स इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, इट इज एक्चुअली कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। बच्चों को समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, बिकॉज आपने ऑलरेडी ये किया हुआ है। यानी प्रॉफिट्स को हम कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं, दैट्स इट। कंपनी के बुक्स में बात हो रही है। पॉइंट नंबर बी,
record date on announcement of bonus shares on announcement of bonus shares company announces a record date also. It is a date on which whoever is registered holder of original shares will get बोनस शेयर्स। दोस्तों समझ में आया? तो जो भी कोई रजिस्टर्ड होल्डर होगा रिकॉर्ड डेट पे उसको बोनस शेयर्स मिलेंगे। मान लो पिछले 10 साल से रुजुल के पास रिलायंस के शेयर्स है, ओके, और रुजुल ने मान लो वो 1 अक्टूबर को मुझे बेचे। मार्केट में पता नहीं चलता है मैं किसके पास से खरीद रहा हूँ, नाम वगैरह, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। रुजुल ने वो उसके सारे शेयर्स किसको दे दिए, बेच दिए, मुझे बेच दिए। कौन से तारीख को? 1 अक्टूबर को। एंड रिलायंस ने 30 अक्टूबर को बोनस शेयर्स इशू कर दिए। अब मेरे पास कितने दिनों से शेयर्स है? 1 महीने से। अब बोनस शेयर इशू कर रही है मतलब कंपनी प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर रही है। ऑब्वियसली 1 महीने का प्रॉफिट वो इमीडिएटली कैपिटलाइज नहीं करेंगे। पिछले कई सालों का प्रॉफिट जो कमाया था रिलायंस ने वो उन्होंने क्या कर दिया, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। 10 सालों से शेयर्स कौन होल्ड करके बैठा था? रुजुल। एक्चुअली किसके पीरियड में प्रॉफिट कंपनी कमा रही थी? रुजुल के होल्डिंग के पीरियड में प्रॉफिट कमा रही थी कंपनी। बात पकड़ में आ रही है क्या? अभी कंपनी ने वो कैपिटलाइज कर दिया, यानी उसको जो प्रॉफिट मिलने चाहिए था ना उससे फायदा किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। अब यहाँ पे रिकॉर्ड डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी बोनस शेयर्स मुझे मिलने चाहिए या रुजुल को मिलने चाहिए, ये डिपेंड किसके ऊपर है? रिकॉर्ड डेट के ऊपर है। अगर मान लो कंपनी ने 30 अक्टूबर को बोनस इशू अनाउंस कर दिया लेकिन रिकॉर्ड डेट 31 अगस्त का रखा, कौन सा? 31 अगस्त, तो बोनस शेयर्स किसको मिलेंगे? रुजुल को मिलेंगे। बट अगर रिकॉर्ड डेट मान लो 31 अक्टूबर रखा तो बोनस शेयर्स मुझे मिल जाएंगे। नसीब का खेल है, ओके। आपको अगर बोनस शेयर्स चाहिए तो डटे रहो, यस बैंक के शेयर्स अपने पास रखो, क्या पता कल यस बैंक भी बोनस शेयर्स इशू करे, बराबर है ना? तो लॉसेस भी बियर करने पड़ेंगे उस केस में। फ्यूचर में क्या पता बोनस इशू हो जाएंगे तो डबल हो जाएंगे शेयर्स, और मान लो उसके बाद वो 1000 पे गया तो नहीं जाएगा। नालायक, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अच्छा बोलो ना, अच्छी बातें बोलने से पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो जाती है, ओके, और यस बैंक का शेयर ऊपर ऊपर जाता है। चलो जी, नहीं क्यों, क्या पंगा है तुम्हारा यस बैंक के साथ? ध्यान दो ना, होप इज द बेस्ट थिंग, ऑलवेज बी होपफुल। कहाँ पे तुम फाइनेंशियल्स में जा रहे हो? एनीवे, आगे बढ़ते हैं, जाएगा जाएगा, अपना टाइम आएगा। आई एम वेरी होपफुल अबाउट इट। अभी नहीं, 5-6 साल के बाद देखेंगे। अभी तो अपने दिन खराब है। अभी विराट कोहली जैसा परफॉर्मेंस है उसका। क्या हुआ? रिटायरमेंट मत बोलो यार।
हाल ही में कोई एक कंपनी है जिसके मेरे दोस्त के पास शेयर्स थे और वो कंपनी बंद पड़ गई, बंद पड़ गई, याद नहीं है परसों नाम मुझे मेल आया है कि दिस कंपनी इज नाउ इन द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। ऐसा भी होता है, उसके पैसे डूब गए, अभी कितना मिलता है उसको देखना पड़ेगा। एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसा कहीं मेल ना आ जाए मुझे बस। आया तो आया, वैसे भी गया है पैसा। चलो तो क्या बोल रहा था मैं, रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट हो गया। नेक्स्ट, हाँ यहां पे ही लिखना है पॉइंट नंबर बी में ही, नोट इन द एब्सेंस ऑफ, इन द absence of specific info, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इन्फो लिखो चलेगा कोई दिक्कत नहीं, स्पेसिफिक इन्फो अबाउट record date, then assume date of declaration as record date। ये चीजें आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी मॉड्यूल में वगैरह, ये नॉलेज होता है ऐसा मान के ये पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ू, तो ध्यान में रहेगा ना आपके, रिकॉर्ड डेट अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है तो हमें क्या मानना है, डिक्लेरेशन डेट को ही रिकॉर्ड डेट मान के आगे बढ़ेंगे। यानी डिक्लेरेशन डेट पे आपके पास शेयर्स है तो आपको बोनस शेयर्स भी मिल जाएंगे, वरना नहीं मिलेंगे। क्लियर है? नाउ राइट डाउन ऑन द नेक्स्ट लाइन, इंटरप्रिटेशन ऑफ बोनस रेशियो। यहां पे थोड़े से प्रॉब्लम भी होते हैं बहुत सारे बच्चों को। इंटरप्रिटेशन ऑफ बोनस रेशियो, बोनस शेयर रेशियो। यहां पे एक एग्जांपल लिखते हैं, कंपनी अनाउंस्ड बोनस शेयर्स, company announced bonus shares in the ratio of 2:3, इन द रेशियो ऑफ 2:3। अक्सर बोनस शेयर्स जब अनाउंस करती है ना कंपनी तो ऐसा रेशियो बताती है 2:3। अभी आप लोग मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हो, आप बताओ 2:3 का मतलब 2 शेयर के लिए 3 शेयर या 3 शेयर के लिए 2 शेयर? मतलब मैथमेटिक्स का कोई संबंध नहीं इसके साथ, बट फिर भी एज पर योर नॉलेज 2 शेयर के लिए 3 शेयर, गलत जवाब। हाँ तो वही मैं बता रहा हूं, ये कंफ्यूजन होने के चांसेस है फ्यूचर में भी। नलायक को फाउंडेशन में क्या पढ़ा आपने? हाँ 2 शेयर के लिए 3 शेयर। ऑलवेज कंसिडर दिस 3 एज ओरिजिनल होल्डिंग। जाओ आज फाउंडेशन के बुक्स ओपन करो, वहां पे भी लिख के दिया होगा मैंने, पक्का लिख के दिया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता मैंने लिख के नहीं दिया, ठीक है। एनीवे सो दोस्तों, इस रेशियो को इंटरप्रेट कैसे करना है वो मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। एक काम करो, इस 3 के नीचे एक ऐसा एरो करो और लिखो, ऑलवेज कंसिडर दिस एज ओरिजिनल होल्डिंग। कोई बात नहीं बच्चों, होता है ऐसे, बट ये याद रखना है, हमें हमेशा के लिए याद रखना है कौन सी चीज कब काम आए, यू नेवर नो। अभी रिलायंस ने अनाउंसमेंट जब किया 1:1 वॉज वेरी इजी एक्चुअली, बट मुझे समझ में आया वो फ्यूचर में आपको भी कंपनियों के शेयर्स खरीदने हैं तो फ्यूचर में आपको भी बोनस इशू मिलेगा। मान लो 5:4 आया तो आप लोग कैसे उसके इंटरप्रेट करोगे? तो इस टर्मिनोलॉजी में 5:4 में 4 क्या है? ओरिजिनल होल्डिंग है, मतलब जिसके पास 4 शेयर है उसको कितने मिलेंगे? 5 बोनस शेयर्स मिलेंगे। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो यहां पे भी कैसा है, जिसके पास 3 शेयर्स है उसको 2 शेयर्स मिलेंगे। तो लिखेंगे इंटरप्रेट
3 as original holding. Interpret 3 as original holding and 2 as bonus shares and 2 as bonus shares. So it means for every 3 shares, 2 bonus shares will be issued. टू इज टू 5 है तो कैसे बोलो? फॉर एवरी 5 शेयर्स यू विल गेट 2 एज अ बोनस. तो जिनके पास 5 शेयर है उनको 2 बोनस शेयर्स मिलेंगे. ये रेशियो कौन डिसाइड करता है? कंपनी. कितना प्रॉफिट उनको कैपिटलाइज करना है उसके हिसाब से ये रेशियो निकाला जाता है और बाद में आपको बताया जाता है. 4 शेयर तो इतना कॉम्प्लिकेटेड रेशियो नहीं होता है, मोस्टली दे एडजस्ट इट. ओके, बट कंपनी ये सब कैलकुलेशन करके देता है. फ्रैक्शन में शेयर नहीं मिल सकता, ठीक है ना. तो इजी ही रेशियो रखा जाता है मोस्टली, बट उनका कैलकुलेशन होता है कि 10 लाख रुपए आज कैपिटलाइज करने हैं ना, तो कैपिटल कितना है उसके हिसाब से वो रेशियो निकाला जाता है. ठीक है. अगर फ्रैक्शन में आया तो मे बी दे विल डू दिस कि आपको थोड़े बोनस शेयर्स देंगे जो इवन नंबर है वो, और ऊपर का पैसा फ्रैक्शन का पैसा मे बी दे कैन गिव यू इन कैश. ओके, फ्रैक्शन में आया तो, बट मोस्टली दे कैलकुलेट इट इन अ सिंपल मैनर सो दैट किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए. ओके, इवन ही रखेंगे नंबर मोस्टली. प्रॉफिट है तो कर सकते हैं. कंपनी के पास ढेर सारा पैसा है, बीपीसीएल, मुझे बोनस शेयर्स भी मिले और डिविडेंड भी मिलता है. ठीक है, बहुत प्रॉफिट कमाती है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. जब जब बीपीसीएल के पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल डलवाते हो ना, मेरे कंपनी में पेट्रोल डलवा रहे हो आप लोग. ठीक है, मेरा नाम बताना, आपको 1-2 बूंदे एक्स्ट्रा देंगे. चलो जी आगे बढ़ता हूँ, जोक सपाट आगे बढ़ते हैं. ऐसे कितने कंपनियां हो सकती है, देखो ना, इमेजिन करो, जल्दी पैसा कमाओ, आपका पैसा काम करेगा आपके लिए. हाँ, पैसा उल्टा काम भी कर सकता है. देखो रिस्क है, हाँ, बोल दिया नलायक को, तो रिटर्न है. इश्क वगैरह कुछ नहीं है, जेल है वहां पे. चलो जी आगे बढ़ते हैं. सीरीज देखते हो मतलब, या रील देखा होगा? फिर मैंने तो रील में ही देखा, मैंने सीरीज नहीं देखा. देखना है वो, एक सीरीज देखता हूँ कभी समय मिलता है. पॉइंट नंबर डी, शैल वी स्टार्ट. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वेब सीरीज ही है ना वो. स्कैम, क्या स्कैम 1992. ओके, किस प्लेटफॉर्म पे है? रहने दो, मेरे पास नहीं है, पैसा नहीं है खरीदने के लिए. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आप चाहते हो तो कंट्रीब्यूट करके मेरे को एक सब्सक्रिप्शन दे सकते हो. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर. चलो वो तो ठीक है, स्कैम 1992 एंटरटेनमेंट के लिए देखा आपने, बट बहुत सारे सीरीज, आप वेब सीरीज के फैन हो क्या, देखते हो? इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, इजंट इट? मत देखो सर, करना क्या है, पढ़ाई. छुट्टियों में जो करना है वो करो ना. आपका कैसा होता है, छुट्टियों में बाहर घूमते हो तब नहीं देखना होता है, एंड क्लासेस के पीरियड में ये लेक्चर देखने से अच्छा है मैं वेब सीरीज देखूं. ठीक है, ऐसा मत करो, बुक्स पढ़ो उससे अच्छा है. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, राइट डाउन. नो एंट्री फॉर बोनस शेयर्स, हाईलाइट करो इसको. नो एंट्री फॉर रिसिप्ट ऑफ बोनस शेयर्स.
only quantity column is to be updated. ओनली क्वांटिटी कॉलम इज टू बी अपडेटेड. एग्जाम्पल के साथ यहां पे मैं अकाउंट ड्रॉ करके समझाता हूं. वेट अ मिनट. मान लो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है. ये डेबिट साइड है. ये नंबर ऑफ शेयर्स का कॉलम है एंड ये रुपीस का कॉलम है. ठीक है. जब मैं ओरिजिनल शेयर्स यहाँ पे ब्रॉड डाउन करूंगा पिछले साल से, तो वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार दिखेंगे. 5000 शेयर्स मान लो मैंने खरीदे थे 1,00,000 रुपए में. 1:1 बोनस इशू. कैसे इंटरप्रेट करोगे इस रेशियो को? जिसके पास एक शेयर है उसको एक शेयर मिलेगा. तो हमारे पास 5000 शेयर्स है, तो हमें कितने बोनस मिलेंगे? तो मैं खाली यहाँ पे 2 बोनस लिखूंगा और क्वांटिटी कॉलम में कितना लिखूंगा? 5000. और अमाउंट कॉलम में डैश ही आएगा. अमाउंट कॉलम में डैश ही आ जाएगा. प्रियंका जी, आपको समझ में आया? अमाउंट कॉलम में डैश. खत्म. तो अभी मैं क्या बोलना शुरू करूंगा? 1,00,000 में मेरे पास कितने शेयर्स है? 10,000 है. तो कॉस्ट पर शेयर मेरा घट जाएगा. देखो, ठीक है. हैव यू अंडरस्टूड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में यही करना है. बोनस मिलने के बाद सिर्फ लिखना है 2 बोनस शेयर्स और सिर्फ क्वांटिटी कॉलम में क्वांटिटी लिख के छोड़ देना है. अमाउंट कॉलम में 0 रुपए ही आएगा क्योंकि हमने इसके लिए कुछ भी नहीं दिया. लेकिन ये क्वांटिटी यहाँ पे अपडेट हो जाने के कारण आपके कॉस्ट पर यूनिट में गिरावट आ जाएगी और आप बाद में जब बेचोगे ना शेयर्स, तब आपको फायदा ज्यादा दिखना शुरू हो जाएगा. ठीक है ना? उसकी बातचीत हम करेंगे. अब लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज रिगार्ड्स बोनस शेयर्स. Some important points relating to bonus shares. उसमें रोमन 1. After receipt of bonus shares, never consider it as separate lot. Always attach it. Always attach it with ओरिजिनल होल्डिंग. बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है दोस्तों, ध्यान में रखना है. बोनस शेयर्स को आप कभी भी अलग लॉट नहीं समझोगे, क्योंकि अलग लॉट समझते हो तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो जाएगा? 0. अभी मान लो मेरे पास 5000 शेयर्स पहले से थे और नए वाले 5000 खरीद लिए, टोटल 10,000 शेयर्स हो गए. मान लो मैंने 2000 शेयर्स बेच दिए. कितने? 2000 शेयर्स बेच दिए. तो मैं प्रॉफिट लॉस कैसे निकालू? 2000 शेयर्स का कॉस्ट कितना लूं?
तो आप बोलोगे कि सर वो डिपेंड करेगा आप लॉट ए से बेच रहे हो या लॉट बी जो कि बोनस शेयर्स का लॉट है। आर यू ऑल गेटिंग इट? मैं इसको लॉट ए बोलता हूं और इसको लॉट बी बोलता हूं, और मान लो लीफो मेथड अपनाता हूं। कौन सा? लीफो। तो मैं बेचूंगा कौन से लॉट से? बोनस वाले लॉट से। तो बोनस वाला लॉट खरीदा कितने में? 0 में, और बेचा कितने में? मान लो जो भी अमाउंट में बेचा है। तो आप लोगों का जो भी बेचा हुआ अमाउंट है ना, वो पूरा का पूरा क्या दिखना शुरू हो जाएगा? प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास ओरिजिनल शेयर्स नहीं होते तो क्या आपको बोनस मिलते? नहीं ना। तो इसीलिए बोनस शेयर्स को कभी भी सेपरेट लॉट नहीं मानना है। अगर मान लो मेरे पास ये 5000 शेयर्स है, उसके ऊपर ये 5000 बोनस मिले हैं, तो मैं इस 5000 शेयर्स को इसमें ही ऐड कर दूंगा। तो मैं ये बोलूंगा ही नहीं कि 5000 शेयर्स मैंने 0 रुपए में खरीदे। मैं बोलूंगा कि मैंने 1 लाख रुपए दिए और मेरे को 10,000 शेयर्स मिल गए। तो मेरा कॉस्ट पर शेयर क्या हो जाएगा? पहले कितना हुआ करता था? 1 लाख डिवाइड बाय 5000 कितना आता है? 20 रुपए। अब कितना हो जाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, 10 रुपए पे आ जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग इट? और मान लो मैंने उसमें से 2000 शेयर्स बेच दिए 20 रुपए में, तो मैं 2000 शेयर्स इंटू 20 सेल वैल्यू दिखाऊंगा, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या दिखाऊंगा? 2000 शेयर्स इंटू 10 रुपए लूंगा। यहां पे बोनस शेयर्स को मैं कभी भी अलग लॉट नहीं समझूंगा। क्लियर है क्या दोस्तों? आफ्टर रिसिप्ट ऑफ बोनस शेयर्स नेवर कंसिडर इट एज अ सेपरेट लॉट, ऑलवेज अटैच इट विद द ओरिजिनल होल्डिंग। ओके, बिकॉज ऑफ दिस, लिखो, बिकॉज ऑफ दिस cost per share will fall. Cost per share will fall. Example. In above example, above मतलब समझते हो ना, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है ना? In above example, cost per share before bonus कितना हुआ करता था? 1 लाख रुपए हुआ करता था, डिवाइडेड बाय 5000 शेयर्स हुआ करते थे, तो ₹20 था ना? बोलो ना रे बच्चों। नाउ cost per share after bonus is equal to 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 शेयर्स हो जाएंगे। करेक्ट है कि नहीं? तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 10। तो फॉल दिख रही है क्या आपको? ये फॉल है। यही पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं कि आफ्टर बोनस इशू आपका एवरेज कॉस्ट पर शेयर विल फॉल। क्लियर है क्या? नंबर 2, रोमन 2, mostly in case of shares we use average cost method. Mostly in case of shares we use average cost method, but if you are using FIFO method, first in first out method, then after bonus issue, आफ्टर बोनस शेयर रिसीट बोलो, आफ्टर बोनस शेयर रिसिप्ट, बोनस शेयर्स ऑफ ईच लॉट सेपरेटली, सॉरी अटैच बोनस शेयर्स, एक मिनट, सॉरी, आफ्टर बोनस शेयर रिसीट
अटैच बोनस शेयर्स ऑफ रिस्पेक्टिव लॉट attach bonus shares of respective lot separately. एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं क्या बोलना चाहता हूं वो लिखवाता हूं. सपोज फॉलोइंग आर द परचेसेस. सपोज फॉलोइंग आर द परचेसेस. लिखेंगे लॉट ए कब खरीदा था हमने 1/4/19 को. कितने शेयर खरीदे थे 1000 शेयर्स ₹10,000 में खरीदे थे. फिर हमने लॉट बी खरीद लिया. खरीदा है ये परचेसेस है परचेसेस. लॉट बी हमने खरीदा 1 जून 19 को. 1000 शेयर और खरीद लिए. बट दिस टाइम वी हैव परचेस्ड इट फॉर ₹15,000. समझ में आ रहा है क्या. होता है ना मार्केट ऊपर गया था मार्केट प्राइस तो 15,000 रुपए में 1000 शेयर खरीद लिए. फिर उसके बाद बोनस शेयर्स इशू कर दिए. बोनस रिसीव्ड मान लो तारीख है 30 जून 19. रेशियो है 1:1. कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ईच लॉट सेपरेटली. अभी फीफो मेथड मैं यूज कर रहा हूं तो मुझे ये लॉट के बोनस शेयर इस लॉट में ऐड करने हैं एंड लॉट बी के बोनस शेयर्स लॉट बी में ऐड करने. क्योंकि देखो ना लॉट ए का प्राइस 10,000 रुपए है. अब लॉट ए के लिए कितने शेयर्स मिलेंगे 1000. तो लॉट ए का प्राइस अभी राइट नाउ 10 रुपए पर शेयर है. करेक्ट है क्या. वो कितने पे आ जाएगा 5 रुपए पे आ जाएगा. एंड लॉट बी का प्राइस 15 रुपए है राइट नाउ जो 7.5 रुपए पे आ जाएगा. क्यों करना पड़ रहा है मुझे क्योंकि मैं फीफो मेथड यूज कर रहा हूं. तो लॉट ए अलग है लॉट बी अलग है. बट बोनस को तीसरा लॉट नहीं मानना है. हर लॉट का रिस्पेक्टिव बोनस शेयर्स उस लॉट में ही ऐड करना है. क्लियर है क्या दोस्तों. समझ में आई बात. बट ये चीज हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं है बट फिर भी मैं इसकी तैयारी करवा रहा हूं. फ्यूचर में मान लो एक छोटा मोटा क्वेश्चन आया तो आपको फंसना नहीं है उसमें. मोस्टली हम एवरेज कॉस्ट मेथड यूज करेंगे. तो हम क्या करेंगे 15,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय नाउ कितना करेंगे. पहले 2,000 शेयर्स थे अब कितने हैं 4,000 हो जाएंगे. तो 15,000 प्लस 10 मतलब 25,000 डिवाइडेड बाय 4,000 करेंगे एवरेज कॉस्ट मेथड में. 25 डिवाइडेड बाय 4 यानी 6.25 हो जाएगा एवरेज प्राइस. ओके. बट फीफो मेथड में ऐसा नहीं होता है ना. फीफो मेथड में लॉट ए है लॉट बी है खरीदा हुआ. लॉट ए का बोनस इशू लॉट ए में ऐड करेंगे एंड लॉट बी का बोनस इशू लॉट बी में ऐड करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज कॉस्ट. तो लॉट ए का प्राइस पहले 10 रुपए हुआ करता था वो कितने पे आ जाएगा 5 रुपए पे आ जाएगा. एंड लॉट बी का 7.5 रुपए पे आ जाएगा. क्लियर है क्या. तो लिखेंगे आंसर बोनस शेयर्स रिसीव्ड फॉर लॉट ए. बोनस शेयर्स इशूड फॉर लॉट ए कितने मिले 1000. 1:1 है ना. जिसके पास एक शेयर है उसको एक. लॉट ए में 1000 शेयर है तो 1000 शेयर्स. बोनस शेयर्स इशूड रिसीव्ड फॉर रिसीव्ड लिखो. रिसीव्ड इशूड क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार. रिसीव्ड ही लिखा है क्या. मैंने इशूड लिखा. बोला रिसीव्ड और लिखा इशूड. लगता है भूख लगी है मुझे. चलो वापस से लिखो. बोनस शेयर्स रिसीव्ड फॉर लॉट बी कितने मिले 1000 शेयर्स. नेक्स्ट लाइन पे लिखना
रिवाइज कॉस्ट ऑफ ए, रिवाइज कॉस्ट ऑफ लॉट ए इज इक्वल टू 10,000 divided by 1,000 shares, sorry 2,000 shares, which is equal to rupees 5 per share. एंड लॉट बी की रिवाइज कॉस्ट भी ऐसे ही कुछ निकालेंगे, 15,000 डिवाइडेड बाय 2,000 रुपीज 7.5 पर शेयर. हाँ, यहां पे लिखना बट अंडर एवरेज कॉस्ट मेथड. but under average cost method average price is equal to 15,000, सॉरी पहला लॉट 10,000 में खरीदा, दूसरा लॉट 15,000 में खरीदा, डिवाइडेड बाय पहले शेयर्स 1,000 हुआ करते थे, दूसरे लॉट के शेयर्स 1,000 हुआ करते थे, और बोनस शेयर्स कितने आ गए 2,000 आ गए, जिसके लिए मैंने 0 रुपये पे किया था. बराबर है कि नहीं. लॉट ए प्लस लॉट बी प्लस बोनस सबका एवरेजिंग करेंगे. एवरेज प्राइस मेथड इज द बेस्ट मेथड. तो यहाँ पे कितना आता है 6.25 पर शेयर. ये फर्क है दोस्तों, फीफो मेथड में आप 6.25 पर शेयर नहीं ले सकते. अगर फीफो मेथड के अनुसार मान लो आगे जाके मैंने कुछ यूनिट बेचे तो मैं उसका प्राइस कितना लूंगा, पहले 2,000 यूनिट का प्राइस मैं 5 रुपये लूंगा, और उसके बाद मान लो एक्स्ट्रा क्वांटिटी बेची तो मैं 7.5 रुपये से कॉस्ट लेना शुरू करूंगा. क्लियर है क्या. ये फीफो मेथड है. तो एवरेज कॉस्ट में कोई टेंशन नहीं है, कितनी भी क्वांटिटी बेचो रेट कितना रहेगा 6.25 आफ्टर बोनस इशू. क्लियर है क्या. ब्रेक लेते हैं. आपकी शक्लें देख के यही लग रहा है कि ब्रेक लेना जरूरी है. इज इट राइट. ब्रेक के बाद मिलेंगे विद द रिमेनिंग डिस्कशन. चलो.